स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज। रेसिडेंशियल स्टेटस। आपको कुछ टॉपिक कराए थे कुछ प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें कि आपका बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट में टॉपिक था वो कवर किए थे। आज जो है शुरू करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। ये दो तीन क्लास होगा और उसके बाद में फिर नया शुरू करेंगे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज जो है, जो चैप्टर शुरू करेंगे दो क्लास के बाद, आपका उसमें जो है मोस्ट कवरेज है 10 to 15 मार्क्स का है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके चलिए, आपका है ये सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस ये क्या होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें क्या होता है कि आपका, हमने आपको कराया था बेसिक कंसेप्ट में कि सबसे पहले हमको अगर टैक्स पेबल निकालना है तो स्टार्ट करना पड़ता है, डिटरमाइन करना है सबसे फर्स्ट में डिटर्मिनेशंस ऑफ रेसिडेंस स्टेटस। तब उसके बाद में आपको आता है कि टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। तो 5 हेड को जोड़ते हैं, जीटीआई निकलता है ग्रॉस टोटल इनकम, उससे माइनस करते हैं चैप्टर 6A का डिडक्शन 86 से 80 तक, और तब जो है जो आता है टोटल इनकम, उस पर टैक्स निकालते हैं सरचार्ज HEC। उसके बाद में बहुत सारे आते हैं जो इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है, और उसके बाद में TDS TCS एडवांस टैक्स को माइनस करके जो बचता है रिफंड और या डिमांड जो है आपको होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आपको टैक्स जब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, या टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, तब वो डिटरमाइन करना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एसएससी का जो टैक्स मतलब कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो निवासी कहाँ का, यहाँ का है या बाहर का है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पर्सन, किसी भी एसएससी का अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट कहाँ का है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो रेसिडेंट का यहाँ का है, इंडिया का रेसिडेंट है, तो आपको मालूम होगा कि ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है। और अगर वो इंडिया का नहीं है, ठीक है, विदेश का है, ठीक है, फॉरेन कंट्री का है, तो उसको इंडिया में जो इनकम एक्रू और एराइज होता है उसी पे टैक्स लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये मालूम नहीं करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे लगाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लगाते हैं उस पर, पहले पता करते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब यही हुआ कि वो रेसिडेंट, यहाँ रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इंडिया के बाहर का रेसिडेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वो रेसिडेंट कहाँ का है, इंडिया का है या फॉरेन कंट्री का है, तब तो भाई हम टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। जो पहले बता चुके हैं कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो हम ये कह सकते हैं कि टैक्स ऑफ एनी पर्सन्स, ठीक है, इज डिपेंड अपॉन टैक्स ऑफ एनी पर्सन, a tax of SSC, a tax on SSC depend on his residential status। मतलब किसी भी SSC के ऊपर जब टैक्स लगाते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे बहुत सारे SSC पर्सन आते हैं, जो पर्सन के बारे में पूरा डिटेल में बता चुके हैं आपको। जैसे जो है आपको पढ़ना है, जैसे इंडिविजुअल्स हुआ, इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, कंपनी हो गया, ठीक है, और सबको ले लेते हैं इसी में है आपका फॉर्म इंक्लूडिंग
LLP, बोल सकते हैं AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी एंड सो ऑन। हर के केस में अलग अलग निकलेगा कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। जितना भी पर्सन ऐसे इंडिविजुअल्स है उसका अलग से निकलेगा कि हाँ कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। HUF केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे वो रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है। कंपनी के बारे में ये फॉर्म इंक्लूडिंग LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए पहले शुरू करते हैं यहाँ से। हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ पर्सन डिपेंड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। मतलब कितना टैक्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब कितना टैक्स लगाना है लगेगा किसी पर्सन का, वो डिपेंड करता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो निवासी है इंडिया का या अनिवासी है। ठीक है, तो पता कर रहे हैं कि वो निवासी कैसे है, कैसे कहें वो निवासी है इंडिया का। देखिए पहले यहाँ से शुरू नहीं करते हैं, पहले यहाँ शुरू नहीं करते हैं, शुरू कर रहे हैं आपको यहाँ से। अगर वो फर्म है, अगर टैक्स पेयर अगर फर्म है इंक्लूडिंग LLP या AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है या लोकल अथॉरिटी है, तो उस केस में कैसे निकलेगा कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। देखिए पहले देख लीजिए, इसमें होता है रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। कंपनी भी होगा तो वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, HUF ध्यान दीजिएगा, HUF होगा रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। ये दो होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सॉरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और इंडिविजुअल केस में क्या होगा, सेम उसी तरह रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और इसमें होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। एक होता है इसमें डीम्ड रेसिडेंट होता है, एक होता है डीम्ड रेसिडेंट।
डीम्ड रेसिडेंट। देखिए इंडिविजुअल में या तो रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है। अगर रेसिडेंट हुआ तो देखेंगे कि वो क्या है, रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या वो नहीं है तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और एक डीम्ड रेसिडेंट भी आता है। तो पहले आपको इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। रेसिडेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट चला गया नॉन रेसिडेंट में। अगर वो रेसिडेंट में आया तब चेक करेंगे कि रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर वो नहीं है तो क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। एक होता है डीम्ड रेसिडेंट। उसमें एचयूएफ केस में क्या होगा, वही चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट होगा तो कोई दिक्कत, नॉन चला गया नॉन रेसिडेंट में। नहीं तो रेसिडेंट होगा तो चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कंपनी के केस में डायरेक्ट होता है रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। और फॉर्म, ये सब सारे जो है फॉर्म है, एलएलपी है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, इसमें भी रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट होता है। चलिए सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करेंगे वो रेसिडेंट कैसे कहलाएगा, क्या क्राइटेरिया है कि वो रेसिडेंट कहलाएगा, नहीं तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें आते हैं, फॉर्म इंक्लूडिंग एओपी बीओआई सब में आते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और लोकल अथॉरिटी में। इसमें रेसिडेंट तब कहलाएगा जब जो भी कंट्रोल है और मैनेजमेंट है, ठीक है, उस एंटिटी का कंट्रोल और मैनेजमेंट है उसके बिजनेस का, वो होली या पार्टली इंडिया में है, तब वो कहलाएगा रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ लिखते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज wholly और पार्टली इन इंडिया। और नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज wholly आउटसाइड इंडिया। इस रेसिडेंट कब कहलाएगा, जिसके बिजनेस का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट, ठीक है, या तो कुछ हिस्सा या टोटली इंडिया में जो है हो रहा है, कंट्रोल भी हो रहा है और मैनेजमेंट भी हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, पूरे तरह से हो रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन होली अगर मैनेजमेंट कंट्रोल उसके बिजनेस का इंडिया के बाहर हो रहा है तब वो कहलाएगा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो सर ये कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए कंट्रोल्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सेंट्रल कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, उस बिज़नेस का सेंट्रल कंट्रोल। अब मान लीजिए डे टू डे बिजनेस हो रहा है, ठीक है, डे टू डे बिजनेस हो रहा है, उसमें बहुत सारे नौकर लोग काम कर रहे हैं, सर्वेंट है, एजेंट लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, रनिंग बिजनेस चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो प्लेस जो है आपका सेंट्रल कंट्रोल होगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए रजिस्टर ऑफिस, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस इंडिया में नहीं है, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है, ये हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रजिस्टर ऑफिस अगर इंडिया में भी है या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। रजिस्टर ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल कंट्रोल मतलब ब्रेन और हेड जहाँ पे स्थापित है, ब्रेन और बिजनेस का जो ब्रेन और हेड है पूरा जहाँ लग रहा है, वही कहलाएगा आपका सेंट्रल कंट्रोल। और वही जो होता है आपका माना जाएगा कि वहाँ पे जो है वो वही उसी जगह पे जो है आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट हो रहा है। ये सबसे पहले कि रजिस्टर ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेंट्रल कंट्रोल हो रहा है। डे टू डे रनिंग बिजनेस हो रहा है वहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ वहाँ पे जो है सेंट्रल कंट्रोल हो रहा है, ठीक है।
जहाँ पे ब्रेन और हेड का हो रहा है, ब्रेन हेड का मतलब हुआ कि पूरा दिमाग, दिल से काम, मतलब पूरा दिमाग जो है वहाँ लग रहा है, ठीक है। सारे जो है मैनेजिंग काम वहीं से हो रहा है, मैनेजमेंट वहीं से हो रहा है, कंट्रोल वहीं से हो रहा है, ठीक है। तब वो कहलाएगा कि हाँ कंट्रोल और मैनेजमेंट वहाँ से हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है उसे बिजनेस का, अफेयर्स का होली और पार्टली इंडिया में है, या तो पूरा हो रहा है इंडिया में, नहीं तो कुछ हिस्सा हो रहा है, और तो हो जाएगा रेसिडेंट। अगर ये नहीं हो रहा है मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा अगर इंडिया के बाहर हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट। उसी तरह कंपनी है, कंपनी में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 क्राइटेरिया इसमें। सबसे पहला है या तो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और इसको पोयम बोलते हैं, पोयम। पोयम तो याद होगा, कविता पढ़े हैं आप लोग बचपन में, पोयम। लेकिन वो नहीं है पोयम। पोयम यहाँ पे है कि इसका फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। तो वो रेसिडेंट कब कहलाएगा, या तो वो इंडियन कंपनी है, अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर हो रहा है, इन इंडिया में हो रहा है, इन इंडिया, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। तो नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा, वो दोनों में से कोई नहीं है, दोनों को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ना तो इंडियन कंपनी है ना ही उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब बोले सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। एक तो आप बोले सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एक बोले हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब देखिए डिसीजन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक व्यवसाय करते हैं, कंपनी खोल के बैठा हुआ है, तो नॉर्मल डिसीजन आप लेते रहते हैं कहीं बैठ के, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हो। की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन लिया जा रहा है, की मैनेजमेंट कुछ खास लोग बैठ के वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, CEO, सब लोग बैठ के जो निर्णय ले रहे हैं, की मैम कर रहे हैं, ताकि बिजनेस को चलाने के लिए जो निर्णय जहाँ लिया जाता है उस प्लेस को बोलेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये बहुत सारा आगे पढ़ना है आपको, ये आपको नॉर्मली एक रिकैप्चुलेट किए हुए हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्लेस ऑफ जो इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है जहाँ पे की मैनेजमेंट जो होता है, जो खास डिसीजन लिया जा रहा है, मैनेजिंग किया जा रहा है, कॉमर्शियल डिसीजन लिया जा रहा है, ताकि बिजनेस को चला सके, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जिस जगह पे कॉमर्शियल डिसीजन लिया जा रहा है, की मैनेजमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे मैनेजिंग करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, सब डायरेक्टर लोग हैं, CEO है, CFO लोग बैठे हुए हैं, वो निर्णय ले रहे हैं, तो उस जगह को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है जिसमें, इसकी डिफिनीशन में जो आगे पढ़ेंगे, समझ में आया। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि कंपनी की रेसिडेंट कब कहलाता है, जब वो इंडियन कंपनी है। वो सर इंडियन कंपनी नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है कि नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, हो गया। अब आइए, अब HUF को समझने से पहले हम अब जो है पहले इंडिविजुअल पे आएंगे, ठीक है। तो होप आप लोग ये लिख लिए होंगे, समय दे रहे हैं, आप लिख लीजिए पूरा। आपका जो है एक पिक्चर है, सारे एंटिटी का जो है पिक्चर दिया हुआ कि यहाँ रेसिडेंस स्टेटस किसका होता है नहीं होता है, लिख लीजिए, ओके। क्योंकि अब इसके बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बताएंगे तो फिर